हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सभी सेट एग्जाम और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ये लेक्चर यूजफुल होने वाला है। इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं वो आपके गुजरात सेट से लिया गया है। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ लीनियर रिग्रेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेयर बी इंडिकेट्स। आपके सामने एक रिग्रेशन मॉडल दे रखा है। मॉडल क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आपको कह रहा है कि यहाँ पे b क्या इंडिकेट कर रहा है, b का क्या मतलब है। आपके ऑप्शन है स्लोप, इंटरसेप्ट, वेरिएबल या फिर कोरिलेशन। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, रिग्रेशन मॉडल दिया है। रिग्रेशन मॉडल क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और यहाँ पे प्लस ई भी होता है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ। y क्या है? ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये डिपेंडेंट है ये सभी एलिमेंट्स पे। डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो जनरली अननोन होती। अननोन है तभी हम उसको फाइंड कर रहे हैं, और ये डिपेंडेंट है सभी एलिमेंट्स पे जो भी दिया गया है। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x आपका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसकी वैल्यू जनरली आपको दी होती है या फिर आपको पता होता है, नोन होता है। ए आपका होता है इंटरसेप्ट, या इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा, तो ए क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा। अब बी जान लेते हैं क्या है। बी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, या फिर सिंपली इसको स्लोप भी कह देते हैं। तो बी क्या है? स्लोप है। इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। कभी कभी हम इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं। तो आपको क्वेश्चन में स्लोप पूछ दे चाहे रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछ दे, आप बता दोगे। अब समझ लेते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। इंटरसेप्ट हमें ये बताता है कि अगर x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, x यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y में क्या परिवर्तन होगा, y की वैल्यू क्या होगी। इफ द वैल्यू ऑफ x दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। अगर x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, यही आपका इंटरसेप्ट बताता है। अब जान लेते हैं कि स्लोप क्या बताता है। स्लोप बेसिकली ये बताता है कि अगर हम एक यूनिट से चेंज कर दें, एक यूनिट में परिवर्तन कर दें x के, तो y में कितने परसेंट से चेंज आएगा। x आपका क्या है? ये आप देख रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट से चेंज कर देते हैं तो y में कितने परसेंट से चेंज आएगा, यही आपका स्लोप बताता है, या जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। अब जान लेते हैं कोरिलेशन क्या बताता है। कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जैसे प्राइस बढ़ने पे डिमांड घट जाती है, तो ये प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। अब जान लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है एक न्यूमेरिकल डेटा का। यहाँ पे ध्यान रखना, वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। फॉर एग्जांपल वेट, हाइट, टेम्परेचर। वेट मान लेते हैं 100 kg या फिर 68.4 kg, या कोई भी वेट आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो वेट है, हाइट है, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे एक और टर्म आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। नॉन न्यूमेरिकल डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा का ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ हेयर, ठीक है, बालों का रंग, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स कहे जाते हैं। ध्यान रखना, वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा, वेयर एज एट्रीब्यूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। और वेरिएबल को हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं, और एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने रिग्रेशन और कोरिलेशन पे पहले ही लेक्चर बना लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और अच्छी तरीके से रिग्रेशन और कोरिलेशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल में बी पूछा है, तो बी क्या होगा? आपका स्लोप हो जाएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the correlation coefficient is a positive value, then the slope of regression line
आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या होगा। आपके ऑप्शन है मस्ट बी पॉजिटिव, कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये कोरिलेशन की वैल्यू होती है। जब आप कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो मान लेते हैं कि r की वैल्यू क्या है, 0.86 है। आप सभी जानते हैं कि कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है। तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप क्या होता है, इसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो अगर आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा। bxy और byx ये क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और ये आपका क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो रिग्रेशन या स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। सिंपल है। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो स्लोप या रिग्रेशन जो है वो भी पॉजिटिव होगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द सैंपल। आपके सामने कुछ सैंपल दे रखा है, जैसे 5, 5, 11, 9, 8, 5, 8 ये सैंपल दिया है और आपको बताना है कि इसका मीडियन क्या होगा। क्या ये 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 9 होगा। तो एक बार मीडियन निकाल लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए जो भी इंडिविजुअल सीरीज में जो भी ऑब्जर्वेशन है या आइटम है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो इंडिविजुअल सीरीज का है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है और क्लास इंटरवल भी नहीं दिया गया है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे 5, 5, 5, 8, 8, 9 और 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ये है 7। आप काउंट कर लीजिए। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीडियन नंबर इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ आइटम। ये टूथ आइटम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 7 + 1 अपॉन 2 ये थर्ड आइटम हो जाएगा। ठीक है, 8/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फोर्थ आइटम हो जाएगा। जो चौथा पद है या फोर्थ आइटम है वही आपका मीडियन होगा। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ। तो फोर्थ जो वैल्यू है वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फॉर्म्ड बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज। आपके ऑप्शन है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बांटा गया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बारिश आज होगा, तो कितना % चांसेस है कि बारिश होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा, बट कैटेगराइजेशन में आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरीके से हम उसको बांट सकते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हो सकता है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझ लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या। देखिए कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शंस और डेसिमल का इस्तेमाल होता है, जैसे हाइट, वेट, टेम्परेचर, ये सब। वेट मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि मेरा वेट 64.5 kg है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। इसी तरीके से किसी का वेट मान लेते हैं 61.2 kg है, तो ये भी दशमलव में आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि फ्रैक्शन और डेसिमल का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्रीट में ये फ्रैक्शन और डेसिमल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
तो ये 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 22 हो सकता है, लेकिन 1.5 नहीं हो सकता। 1.5 स्टूडेंट हम नहीं कह सकते। हम जब भी कहेंगे 1 या 2 कहेंगे, 4 कह सकते हैं, 20 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होगा, तो इसे हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं लिख लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पे बाइनोमियल आपसे पूछा गया है और हाइपर ज्योमेट्रिक पूछा गया है। तो बाइनोमियल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस हो गए। कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कौन कौन सा आता है। इसमें आता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। अब बचा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, समझ लेते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है? एक हम पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल लेते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि एक फिक्स नंबर ऑफ सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हर बार हम सैंपल लेंगे 10 लोगों का, 10 स्टूडेंट्स का। मान लेते हैं हमें ये पता करना है कि हमारे कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट जो है वो क्या है, ये हमें पता करना है। तो पॉपुलेशन क्या है? मान लेते हैं कि हमारे कॉलेज में 2500 स्टूडेंट्स हैं और हर बार हम जो है वो 10 स्टूडेंट का सैंपल ले रहे हैं। तो एक बार जब हम 10 स्टूडेंट का सैंपल लेंगे तो मान लेते हैं कि उनकी हाइट आई 5.2 फीट या जो भी है। फिर हम दोबारा सैंपल लेंगे 10 लोगों का, इसका मान लेते हैं 5.1 फीट आ गया। इसी तरीके से कई बार हम 10-10 लोगों का सैंपल कलेक्ट करते रहेंगे और इसी तरीके से जो भी एवरेज हाइट जिसको हम मीन बोलते हैं वो हम कैलकुलेट करते रहेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाते रहेंगे, हिस्टोग्राम बना देंगे। ऐसे ही 50-60 सैंपल ले लेंगे, उसके बाद हम ये डायग्राम बनाएंगे और इसी को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। घबराओ मत, डिटेल में मैं आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जरूर पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको चाहता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आपको समझ में आ जाए कि क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ही है, दैट इज फॉर्म्ड बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आप देख रहे हो जो भी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं ये सब क्या है? ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि हम सैंपल से हमको मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following statement is true in the context of the testing of hypothesis? आपको बताना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सा दिया गया जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज द ओनली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। इट इज द ओनली नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। बोथ द अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। बोथ द अल्टरनेटिव एंड द नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी टेस्टेड। तो देखिए नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं HO से और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H1 से। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक आपका डिफॉल्ट अजम्पशन होता है जो ये कहता है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। नल का क्या मतलब है? नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द डेटा एंड द स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो कि आप करेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सिर्फ नल हाइपोथेसिस होता है जिसे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमेशा नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चाहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर दें। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ द 10 नंबर इज 58। मैं आपको साथ साथ लिख के बता देता हूँ। मीन आपका गिवन है 58 और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसे हम n कहते हैं ये है 10। देखो लिखा है द मीन ऑफ द 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? ये आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और 58 क्या है? ये आपका मीन है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज 40। अगर उसमें से कोई भी एक नंबर जो है ऑब्जर्वेशन में से, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन में से पूछ रहा है। ऑब्जर्वेशन में से आपको बता रहा है ऑब्जर्वेशन या फिर इसे हम आइटम भी कहते हैं। तो कह रहा है अगर ऑब्जर्वेशन में से कोई एक नंबर 40 है
तो आपको बताना है कि जो अदर 9 नंबर्स हैं उनका मीन क्या होगा। आपके ऑप्शन है 54, 60, 18 या फिर 56। तो एक बार सिस्टमेटिक ढंग से कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर आप सभी को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया यहाँ तक। अब कह रहा है कि कोई भी बीच का ये कोई नंबर है जिसकी वैल्यू 40 है, मान लेते हैं ये जो है 40 है, ये क्या होगा हमारा आइटम x मान लेते हैं। तो कह रहा है कि बाकी जो वैल्यूज हैं 9 है नंबर है उनका मीन क्या होगा। तो समेशन x क्या होगा फिर, अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको पता है। तो हमने मीन कैसे निकाला था पहले, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू हमें पता है 58 इज इक्वल टू समेशन x हमें नहीं पता है और n की वैल्यू पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समेशन x इज इक्वल टू क्या होगा 58 इंटू 10 हो जाएगा, तो समेशन x क्या हो जाएगा 580। अब ये कह रहा है कि एक जो नंबर है ऑब्जर्वेशन आइटम है उसकी वैल्यू 40 है, तो 580 माइनस 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा 540। अब कह रहा है इसका जो मीन है वो क्या होगा, तो 540 डिवाइड बाई 9, जो कि लिखा है ना व्हाट इज द मीन ऑफ द अदर 9 नंबर, तो क्या हो जाएगा 9 6 54 0। तो मीन ऑफ अदर 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। एक दो बार और देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैं आपको इतना इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिसर्च डिस्क्राइब्स द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इट एग्जिस्ट विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिसर्च है जो ये कहता है कि जो भी चीजें हो रही हैं उनको वैसे ही सिर्फ डिस्क्राइब कर दे रहा है। ठीक है, जैसे वो एग्जिस्टेंस में है वैसे ही डिस्क्राइब कर देना, और उनके वेरिएबल्स में कोई भी आपका नियंत्रण नहीं है, आप किसी भी वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ये कौन सा रिसर्च है, क्या ये एनालिटिकल रिसर्च है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, क्या ये अप्लाइड रिसर्च है, या फिर ये डिस्टिंक्टिव रिसर्च है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च फोकस करता है कॉज एंड इफेक्ट पे, कॉज एंड इफेक्ट पे बेसिकली ये पता करता है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। ये वाई और हाउ एलिमेंट पे फोकस करता है। जैसे अगर हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि एलपीजी जो पॉलिसी है या फिर जो मोनेटाइजेशन है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन या एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन इकोनॉमी, ये सब पता करना है तो हम एनालिटिकल रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या मतलब है, टू डिस्क्राइब, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे इसको आप डिस्क्राइब कर दे रहे हो, एक्सप्लेन कर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, अगर आपने कोविड-19 को देखा है अच्छी तरीके से तो आप चाहते हैं कि आने वाले जो बच्चे हैं वो कोविड-19 के बारे में समझे कि ये किस तरीके का वायरस है। तो जैसी चीज़ें हुई हैं वैसे वैसे आप सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब कर दोगे, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। जब हम फंडामेंटल रिसर्च को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो इसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड का क्या मतलब है, अप्लाई करना। क्या अप्लाई कर रहे हैं, फंडामेंटल रिसर्च को अप्लाई कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जब हम फंडामेंटल रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक, हम सब रोज ट्रैफिक से रूबरू होते हैं, हम सब ट्रैफिक में फंसते हैं। तो अगर हम इस ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं यूजिंग फंडामेंटल रिसर्च तो इसे हम अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव रिसर्च। डिस्टिंक्टिव रिसर्च क्या हो सकता है, जब हम नए नॉलेज या नए थ्योरीज को बनाते हैं जो कि ओरिजिनल हो या फिर इनोवेटिव हो, हम जो नॉवेल आइडियाज हैं उसको लेके आते हैं, कोई नया फिनोमेना जनरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो इसे हम डिस्टिंक्टिव रिसर्च कह सकते हैं, जो कि एकदम अलग होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम रहने के लिए कोई नया प्लैनेट डिस्कवर कर रहे हैं या फिर कोई नया प्रिंसिपल जनरेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, डिस्टिंक्टिव रिसर्च कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम जो भी हो रहा है चीजें उसको हम बस डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्वेश्चन में ही आपको आंसर छिपा है डिस्क्राइब, तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। जैसा हो रहा है वैसा आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग है, ये बैग समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 रेड बॉल को हम R से डिनोट कर देते हैं, इसके नीचे 5 लिख देते हैं, ठीक है। और कुछ ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल को हम B से लिख देते हैं। तो हमें ब्लू बॉल के बारे में पता नहीं है, तो अभी के लिए हम X मान लेते हैं। कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, then the number of blue balls in a bag is। आपको बताना है कि बैग में ब्लू बॉल जो है वो कितनी है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी X, हमने X मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, X प्लस 5। ब्लू बॉल्स हमें पता नहीं है तो X मान लेते हैं, और रेड बॉल 5 है क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तभी हमें पता चलेगा कितना है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू X, ब्लू बॉल हमें पता नहीं तो X है, टोटल नंबर बॉल अभी हमने निकाला X प्लस 5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 5 अपॉन X प्लस 5। और यहाँ पे आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसी की बिहाफ पे आपको करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बॉल क्या है, ये है, तो उसको लिख लेते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल देखिए ये है आपके सामने 5x प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, x अपॉन 5x इज इक्वल टू, इसको कट कर देते हैं, 2 अपॉन x हो जाएगा, तो x कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाएगा 10। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ chi square टेस्ट इन अ केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल ऑफ द ऑर्डर 5 into 5 इज 25, 16, 10 या 5। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चंस आपको कई बार पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, R-1 C-1, दैट इज रो -1 कॉलम -1। तो 5 दे रखा है, तो 5 - 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो 4 into 4 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आएगा 16। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ई टेस्ट वॉज डिजाइंड बाय, आपके ऑप्शन है R.F. फिशर, विल्कॉक्सन, वर्ल्ड या फिर W.S. गोसेट। तो देखिए स्टूडेंट टी टेस्ट को दिया है W.S. गोसेट ने इन द ईयर 1908, 1908 में दिया था। और विलियम गोसेट का पूरा नाम क्या था, विलियम सीएली गोसेट। टी टेस्ट कब यूज किया जाता है, जब आप दो मीन को कंपेयर करना चाहते हैं, कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के मीन को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो वहां पे टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल है। कंडीशन आपको पता होने चाहिए कि टी टेस्ट आप कब यूज करते हैं। दो कंडीशन है, पहला ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी अननोन, और जो सैंपल साइज है वो होना चाहिए स्मॉल। स्मॉल सैंपल साइज का क्या मतलब है, लेस देन 30, ठीक है, लेस देन 30। ये दो कंडीशंस पता होने चाहिए। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके जो भी फीडबैक्स है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।